विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलने के बाद दिल्ली के निवासी अब अभूतपूर्व बारिश का सामना कर, जिससे राजधानी में भयंकर जल भराव और अव्यवस्था हो रही। और पिछले दिनों 24 घंटे के अंदर 228 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके कारण पूरी अव्यवस्था छा गई। और इस ढंग की समस्याएं लगातार कई शहरों में और लगातार कई सालों से शहरों में देखने को मिल रही है। इस वजह से आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो भारत में शहरी बाढ़ के कारण, उसके प्रभाव और उसके उपाय पे केंद्रित ये वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो बाढ़ के कारण क्या है, इसे समझना होगा कि बाढ़ के कारण क्या है। शहरों में जो लगातार बाढ़ आना ये चुनौती बना हुआ है, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और शहरीकरण, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, बदलते हुए जो जलवायु पैटर्न है, उसके कारण भी ये मामला गंभीर हो गया है। मानसून के मौसम में भारत में लगातार शहरों में अक्सर सड़कें, घर और सार्वजनिक स्थल जो भी हैं वो सब बाढ़ का सामना करने लगते हैं, और जल निकासी व्यवस्था जो है वो पूरी तरह चरमराई हुई जाती है। इसके लिए कई सारे कारण जिम्मेवार हैं। इनमें सबसे पहला जो कारण है, ये अनियोजित तीव्र शहरीकरण जो है, ये सबसे बड़ा कारण है। अनियोजित शहरी विकास ने प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली को नष्ट कर दिया। जैसे बाढ़ के मैदान और जो आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, उस पे लोग मकान बना चुके, और अतिक्रमण उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है। व्यापक कंक्रीट से जो निर्माण होते हैं, जिससे जमीन की जो सतह है वो कम पारगम्य रह गए हैं, यानी कि जो बारिश का पानी है वो जमीन के नीचे नहीं जा पाता, और प्राकृतिक जल ग्रहण की सीमा जो है वो परिवर्तित हो चुकी है। इस वजह से शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का लगातार प्रभाव बना रहता है। दूसरे कारण में हम देखें तो प्रभावी शहरी जो प्रशासन है उसका अभाव। अगर संवैधानिक बात करें तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में शहरी क्षेत्र के लिए जो शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और आर्थिक विकास जैसे जो क्षेत्र थे वो शहरी सरकारों को हस्तांतरित कर दिए गए, यानी शहरी निकायों को हस्तांतरित कर दिए गए। और शहरी स्थानीय निकाय की संरचना में स्पष्टता का अभाव है, जिसके कारण निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं और जो कार्यकारी शाखाएं होती हैं उनके बीच शक्ति का जो वितरण है वो असमान है, जिससे प्रशासन में लगातार समस्याएं बनी रहती है। हर कोई एक दूसरे को दोष देता रहता है, जिस वजह से ये समस्या लगातार बनी रहती है। किसके अधिकार क्षेत्र क्या है, ये एक समस्या का कारण बना हुआ है। अस्पष्टता है कहें कि अधिकार को लेकर, इसलिए शहरी जो प्रशासन है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा था। और जल भराव के मुद्दे में एक कुप्रबंधन जैसी स्थिति है। कुप्रबंधन इसलिए कि कोई इसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, ज्यादातर शहरों में और बड़े शहरों में विशेष तौर पर। तीसरे कारण में देखें तो अपर्याप्त और पुराना जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। कई शहरी क्षेत्र जो हैं, भारतीय शहर अभी भी औपनिवेशिक युग के जो ड्रेनेज सिस्टम थे उसी पर निर्भर हैं, जो 20 से 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की वर्षा तीव्रता के लिए डिजाइन की गई थी। जो वर्तमान जो वर्षा पैटर्न है उसके लिए अपर्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा के दौरान पानी की बढ़ी हुई मात्रा और बार बार ओवरफ्लो को संभालने में जो उनकी क्षमता है वो अपर्याप्त है उसके लिए। इसलिए भी ये समस्या लगातार बनी रहती है। चौथे कारण में अगर हम देखें तो जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएं भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। जलवायु परिवर्तन पर जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई उससे पता चलता है कि भारत में लगातार चरम वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति और उसकी तीव्रता बनी रहेगी, और वृद्धि हुई भी है पिछले कई सालों से। इससे जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जल की निकासी प्रणालियां उसे संभाल नहीं पाती, और मिट्टी द्वारा जल को शीघ्रता से अवशोषित करने की असमर्थता के कारण अफवाह में वृद्धि हो जाती है। इस वजह से ये बाढ़ जो है अनियंत्रित हो जाते हैं। पांचवें कारण में अगर हम देखें तो जल निकाय और हरित क्षेत्रों को नुकसान जो हुआ है। जिसे राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि जो प्रमुख शहरी क्षेत्र हैं वो पिछले 40 वर्षों में 70 से 80% जल निकायों को खो चुके हैं। यानी कि जो शहरी क्षेत्र में ढेरों जगह झील होते थे, तालाब होते थे और ढेरों प्रकार के सिस्टम होते थे जहाँ पानी इकट्ठा होते थे। जैसे अगर आपको याद हो तो चेन्नई में जो बाढ़ आया था उसके पीछे कारण यही था कि वहाँ के जो जल संग्रहण क्षेत्र थे उन सभी पे लोगों ने मकान बना लिए। इस वजह से वो सब 80% जो जल भंडारण क्षेत्र थे वो सब गायब हो चुके। इस वजह से बाढ़ की लगातार बारंबारता बनी रह रही है और अफवाह में वृद्धि हो जाती है, और
प्राकृतिक जल चक्र में जो व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, इस वजह से ये पानी जमीन के नीचे शिफ्ट नहीं कर पाते और ऊपर ही लगातार बने रहते हैं, जिस वजह से जल का लेवल तेजी से ऊपर उठ जाता है, जिस वजह से बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इसके बाद जो कारण है वो ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन का कुप्रबंधन कह सकते हैं। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन का जो अनुचित तरीके से इसका कहीं भी कोई उपाय न किया जाना, जिससे जल निकासी व्यवस्था बाधित हो रही है, क्योंकि ये अपशिष्ट प्रबंधन न होने की वजह से लोग सभी चीजें नालियों में डालते जाते हैं, जिस वजह से नालियां जाम हो जाती है और पानी का बहाव जो है वो रुक जाता है, जिससे जल भराव की स्थिति आ जाती है। इसलिए अपशिष्ट प्रबंधन का भी उपाय नहीं है भारत में। जैसे लोग जागरूक भी नहीं है कि जैसे कूड़े लेने वाले आते हैं तो उनको कूड़ा देने के बजाय लोग नालियों में बहा देना ज्यादा उचित समझते हैं। नाली विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट हैं उनसे भरे रहते हैं, जिस वजह से जल का निकास सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके बाद देखें कि 7वें कारण में हम भूजल में कमी और भूमि का धंसना, ये भी एक कारण है। भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण कई शहरी क्षेत्रों में भूमि धंस गई। जैसे ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो सब लगभग घरों में जो अपने बोर होते हैं वो सारे सूखते चले जा रहे हैं, जिस वजह से जमीन के नीचे की जो एक लेयर है जो जल से भरा हुआ रहता है पहले, वो अब खाली हो गया, जिस वजह से जमीनें धंसनी शुरू हो गई। और वो भर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि शहरी क्षेत्र जो है वो पूरे के पूरे विभिन्न प्रकार के कंक्रीट से सड़कों का निर्माण हो गया, विभिन्न प्रकार के मकान बन गए, कई तरीकों से ढक दिया गया, पूरी मिट्टी वाली जो जमीनें थी उन सब ढक दिया गया, जिस वजह से पानी नीचे शिफ्ट नहीं कर रहा है, जिस वजह से भूमिगत जल का लेवल कभी बन नहीं पा रहा है। इस वजह से वो जमीन खाली रहे समय के साथ जो विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं उस प्रेशर से, उस वजह से वो जमीनें खाली जो हुई नीचे की वो सब धंस गई। इस वजह से भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद जो एकीकृत शहरी जल प्रबंधन का अभाव है भारत, जल आपूर्ति, सीवेज और वर्षा जल की निकासी को संभालने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न विभाग होते हैं उनके बीच समन्वय की कमी है। इसके परिणाम स्वरूप जल प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण खंडित हो जाता है। जैसे दिल्ली में सड़कों और नालियों के लिए जिम्मेदार कम से कम 11 अलग अलग एजेंसियों के बीच प्रशासन जो है वो बिल्कुल ही खंडित रूप में है, तो सभी में समन्वय नहीं है। दिल्ली की स्थिति पूरी इसलिए भी हो जाती है कि अभी हाल में लगातार केंद्र सरकार अपने पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में उनकी ज्यादा पावर है और राज्य सरकार अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है, तो दोनों के बीच जो पावर का जो खेल चल रहा है उस पावर के खेल में जो आम जनता है वो पिस जाती है। और इस पावर के खेल में किसका कौन सा कार्य है कि कौन कौन से व्यवहार किसके अधीन है, किसका काम है किसका नहीं है, ये चीजें अस्पष्ट हो जाती है। पब्लिक जाएगी तो कहाँ जाए और दोषी कौन है ये बताना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे दिल्ली में घटनाएं घटी, जो कोचिंग में जो बच्चे फंसे रह गए और जल भराव के कारण 3 लोगों की जो मृत्यु भी हो गई, उसमें इसको जिम्मेवार माना जाए। तो इसको लेकर के जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार पर अपना सारा दोष मढ़ रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दोष मढ़ेगी। तो दोनों के दोनों एक दूसरे पर अपना आरोप लगाते रहेंगे और पब्लिक का जो कहें कि समाधान निकलना, तो समाधान कुछ नहीं निकलेगा नहीं। इसको लेकर के ये जो टकराव है ये समस्या पैदा करता है। इसके बाद नदियों और जल निकायों में जो गाद जमता है ये भी एक कारण है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के अनुसार शहरी जल निकाय और नदियों में गाद के जमने की जो समस्याएं गंभीर है, इससे झील और नदियों में जल धारण करने की क्षमता कम हो गई और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था उससे प्रभावित हो। जैसे नदी में अगर गहराई होती है तो पानी का फ्लो जो है वो तेजी से बाहर निकलता है और पूरे फोर्स के साथ बाहर चला जाता है। लेकिन अगर जल भराव हो गया है नदियों में तो पानी का फ्लो जो है वो ऊपर की ओर रहेगा, इस वजह से स्पीड उतनी तेजी नहीं रहेगी, जिस वजह से तेजी से पानी बाहर नहीं जा पाएगा। ये सभी कारण होते हैं। और उच्च जनसंख्या घनत्व भी एक कारण है। तेजी से शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि से फुटपाथ और सड़कों पे और इमारतों के जो पक्की सतहें होती वो अधिक हो गई। इससे प्राकृतिक जल अवशोषण कम हो जाता है और सतही अपवाह बढ़ जाता है, जिससे बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि पानी अवैध सतहों में समा नहीं पाता। ये सब कारण है जो बाढ़ के जो शहरी क्षेत्र में बाढ़ आ रहे हैं लगातार, उसके ये मुख्य मुख्य कारण है। अब देखें कि इसका प्रभाव क्या होता है, तो सबसे ज्यादा तो जान माल की हानि होती है और जान माल की हानि का ये आलम होता है कि कई बार जैसे दिल्ली में अभी मृत्यु हुई तो
कई जगह ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे लोग या तो चोटिल हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है या विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घर का जो भी खास करके गरीबों के जो घर होते हैं वो जो भी उनकी संपत्ति होती है वो सबसे पहले नष्ट हो जाती है क्योंकि वो कई फ्लोर वाले मकान में रहते नहीं और कई फ्लोर वाले मकान में नहीं रहेंगे तो जो ज़्यादा फ्लोर वाले हैं वो तो ऊपर के फ्लोर पे जाकर के जान बचा सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो साधारण लोग हैं उनकी ज़्यादा हानि होती है। इसके बाद बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है जैसे इमारत है, सड़कें हैं, पुल हैं, इन सब का भी नुकसान हो जाता है। घर, व्यवसाय, सार्वजनिक सुविधाएं ये सब बाढ़ में डूब जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। जैसे अभी न्यूज में आया था बिहार में बाढ़ से लगातार 15 से ऊपर पुल जो है वो बह गए बाढ़ में। तो ये सब एक व्यापक हानि है जो बहुत जल्दी भरपाई नहीं होती। इससे व्यक्ति, समुदाय और सरकार सभी को वित्तीय हानि होती है। इसके अलावा कमजोर आबादी का विस्थापन हो जाता है। गरीब व्यक्ति को अपना घर खाली करने और अस्थायी आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और उचित आवास खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और व्यक्तिगत सामान की हानि सहनी पड़ सकती है। तो ये सब इसके प्रभाव हैं जो बाढ़ आने के बाद हो जाते हैं। महत्वपूर्ण सेवाओं में भी व्यवधान होता है क्योंकि ज्यादातर बिजली की कटौती, पानी की कमी, संचार नेटवर्क में व्यवधान होना, ये सब तो आम बात है। जैसे कि दिल्ली में अभी शहरी क्षेत्र में देखें कि वहाँ जो घटनाएं घट गई उसमें एक बिजली का न होना भी कारण था क्योंकि वो जो दरवाजा था वो बायोमेट्रिक तरीके से लॉक हो गया था और बिजली चली गई। जब तक बिजली नहीं आती तब तक दरवाजा खुलता नहीं। इस वजह से भी एक घटना घट गई, वो भी एक कारण। तो जहाँ असुविधा वाले क्षेत्र हैं वहाँ क्या होगा जब शहरी क्षेत्र में ये बिजली की समस्या आ जाती है तो असुविधा वाले क्षेत्र में तो निश्चित रूप से असुविधाएं बढ़ेंगी। तो ये सब कारण होते हैं, ये प्रभाव इसके हो जाते हैं और जल जनित रोग भी काफी फैल जाते हैं। जैसे अगर बाढ़ आते हैं तो विभिन्न प्रकार के अवसाद जम जाते हैं सड़कों पे, नालियों में, जिस मकान में पानी प्रवेश करेगा वहाँ इन सब जगहों पे जब गंदगी फैलेगी तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हैजा, टाइफाइड, दस्त जैसे जल जनित जो रोग होते हैं ये सब चीजें बढ़ जाती हैं और आर्थिक नुकसान भी होता है। आर्थिक नुकसान बता ही चुके, वित्तीय नुकसान जैसे होता है वो बुनियादी ढांचे सब ढह जाना और ये सब चीजें जो हो जाती हैं, मकान ढह जाते हैं ढेरों बार, ये सब चीजें हो जाती हैं। और मानसिक और मनोवैज्ञानिक तनाव की बात करें तो जैसे किसी के धन जन की हानि हुई और उसके पास अगर उतनी ही संपत्ति है तो उसके जो आघात लगे, उसको जो चिंताएं होंगी, वो जो जिन तनावों से गुजरेगा वो बहुत ही मानसिक प्रताड़ना जैसी स्थिति आती है और इसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है गरीब आदमी और लगातार मानसिक अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है कई बार व्यक्ति और व्यक्तिगत सामान लगभग सारे खो चुके होते हैं, उसे फिर शून्य से शुरू करना होता है जीवन। अब एक बार पूरे जीवन उसने मेहनत करके कमाया और कमाने के बाद वो जो भी संपत्ति इकट्ठा किया वो सारा कुछ समाप्त, सब या तो बह गए या सड़ गए या समाप्त हो गए। तो इन सब कारणों से वो व्यक्ति बहुत ही मानसिक अवसाद में चला जाता है। ये सब इसके प्रभाव है। अब देखें कि शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या करती है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो राष्ट्रीय शहरी बाढ़ कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण स्थापित करना, जिससे बाढ़ जोखिम आकलन के लिए दिशा निर्देश और समन्वय के लिए रणनीतियां शामिल है। दूसरा जो राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है वो स्मार्ट सिटीज मिशन सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें शहरी बाढ़ प्रबंधन एक घटक है उसमें और बाढ़ की निगरानी के लिए चेतावनी प्रणालियां भी, उसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी डेवलप करने की वकालत की गई। ये सब चीजें उसमें शामिल हैं स्मार्ट सिटी मिशन। इसके बाद अमृत मिशन सुने होंगे, काफी पॉपुलर मिशन है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन इसका फुल फॉर्म है। यह शहरी बुनियादी ढांचे और विशेष रूप से जो तूफानी जल निकासी प्रणाली को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है और चयनित शहरों में जल निकासी नेटवर्क के उन्नयन और विस्तार के लिए धन आवंटित करता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ये शहरी बाढ़ पर व्यापक दिशा निर्देश जारी करता है और बाढ़ जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन की रूपरेखा प्रदान करता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो कोशिश किए जाते हैं, जो समाधान करने की कोशिश की गई उसके पे अब देखिए कि राज्य सरकारें क्या कदम उठाती है या शहरी लेवल पे क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसके जो मुख्य शहर हैं जिसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, अहमदाबाद, ये सब शहरों में कुछ विशेष योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम है, जिसका अगर शॉर्ट फॉर्म हम देखें तो ये ब्रिम स्टोवार्ड कहते हैं। ब्रिम स्टोवार्ड में ये परियोजना है जिसके कार्यान्वयन में मौजूदा पंपिंग स्टेशनों के उन्नयन करना है और नए स्थापित करने हैं और मानसून के मौसम से पहले प्रमुख नालों की सफाई करना शामिल है। तो ब्रिम स्टोवार्ड
योजना जो है बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम, ये परियोजना के माध्यम से मुंबई को बचाने की कोशिश की जाती है। ये राज्य सरकार की पहल और शहरी स्तरीय पहल है। चेन्नई में सी फ्लोज जो है चेन्नई फ्लड वार्निंग सिस्टम जो लगाया गया है, यह चेन्नई में उपयोग के लिए अनुकूलित एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। 6 मॉड्यूल वाला एक सिस्टम जो भारी वर्षा, समुद्री स्तर की वृद्धि, शहर से गुजरने वाली जो 3 नदियां हैं ऊन, अड़ियार और कोसिस्थलैयार, ये जल के स्तर में वृद्धि के कारण जो बाढ़ की भविष्यवाणी करते हैं। तो इसके बाद कोलकाता की बात है। कोलकाता में जो कोलकाता पर्यावरण सुधार परियोजना लागू है, जिसमें सीवेज और जल निकासी प्रणालियों को उन्नयन करना, नए पंपिंग स्टेशन स्थापित करना और नहरों की सफाई और नवीनीकरण करना, ये सब शामिल है। बंगलुरु में देखें तो बंगलुरु में झीलों और जल निकायों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। विशिष्ट क्षेत्रों में वर्षा उद्यान और बायोस्वाल को लागू करना और वर्षा जल नालियों का अतिक्रमण हटाने की पहल, ये सब चीजें शुरू कर दी गई हैं। तो ये बंगलुरु में भी लगातार प्रयास जारी है। अहमदाबाद में देखें तो साबरमती रिवर फ्रंट विकास कार्य करता है, जिसमें बाढ़ प्रबंधन उपाय किए जाते हैं। तो ये मुख्य शहरों की बात थी। अब देखें कि क्या होना चाहिए भविष्य में, आगे क्या कदम उठाना चाहिए सरकार, जिसमें अगर मेंस में आता है लेकिन वो कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, इन समस्याओं के समाधान क्या है। तो कुछ चीजें लिख सकते हैं इसमें, जैसे यूएलबी की क्षमता का विकास करना चाहिए। यूएलबी का मतलब होता है अर्बन लेवल के जो लोकल बॉडीज होते हैं, तो उसी को अर्बन लोकल बॉडीज को शॉर्ट फॉर्म में यूएलबी कहा जाता है। उनकी क्षमता में विकास करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देकर कर्मचारियों को नए कौशल हासिल करने के लिए उनको तैयार करना चाहिए और यूएलबी स्तर के पर्याप्त जो ट्रेनिंग है, ये सब चीजें करनी चाहिए और उनका सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। जल संवेदनशील शहरी डिजाइन और योजनाएं तैयार करनी चाहिए। जल संवेदनशील ये जो योजनाएं हैं, इसमें तकनीक का महत्वपूर्ण होता है। इसमें भूमि की विशेषताएं, सतह के प्रकार, प्राकृतिक जल प्रवाह पर विचार करके फिर उसका डिजाइन तैयार किया जाता है शहर का, और तब ये मास्टर प्लान बना करके उसको एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका या शहरी जो बसावट है उसको एक तरीके से अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है तकनीक की सहायता से। वैज्ञानिक प्रबंधन उपाय को अपनाना चाहिए, जैसे जल भराव के प्रति जो संवेदनशील क्षेत्र है उसका मानचित्रण करना चाहिए और हाइड्रोलिक और हाइड्रोलॉजिकल मॉडल पर बाढ़ के पैटर्न का विश्लेषण करना चाहिए। परिणाम जो शहरी मास्टर प्लान उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद विकेंद्रीकृत पानी जल प्रबंधन का उपाय करना चाहिए। वर्षा जल के संचयन और प्रतिधारण तालाब जैसे कि विकेंद्रीकृत तूफानी जल प्रबंधन तकनीक को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर जल भराव को कम किया जा सकता है। छोटे छोटे तालाब बना करके ढेरों प्रकार के जल संग्रहण क्षेत्र, जहां अगर संभव हो सारी जगहों, अगर संभव नहीं है तो उसका उपाय करना चाहिए जहां वर्षा के जल इकट्ठे किए जा सके, या वहां से कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम डायरेक्ट बाहर की ओर निकालने वाला सिस्टम बना कि वर्षा के जल के लिए विशेष तौर पर कि वहां पानी इकट्ठा हो। और जैसे कि आप देखेंगे वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो सिस्टम होता है खेतों में, तो वाटर हार्वेस्टिंग विभिन्न तरीके से वो इकट्ठा किया जाता है जल को और फिर उसका अलग तरीके से इस्तेमाल, ऐसे ही एक व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में करनी चाहिए। और स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम का भी उपाय करना चाहिए, जैसे सेंसर लगा करके कुछ तकनीक डेवलप करनी चाहिए, जहां अगर जैसे नालियां हैं तो नालियां अगर जाम हो रही हैं, कहीं फंस रहा है, तो अलार्म की सहायता से सेंसर लगा करके उसको ये पता करना चाहिए कि कहाँ पे लॉक है। इससे समस्या ये होती है कि अगर नालियां ब्लॉक हो गई हैं तो वो पता नहीं चल पाता टाइम पे कहाँ की नाली किस समय कहाँ पे ब्लॉक हो गई है, जिस वजह से उसको उस टाइम एंड मौके पर उसे रोकना, उसे सही करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए इस टाइम की चीजों को सेंसर आधारित जो सिस्टम होते हैं उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। सक्रियात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण के लिए जो विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जल संसाधन विभाग है, इन सब के साथ समन्वय करके एक बेहतर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और इस टाइप के आपदाओं के टाइम के लिए विशेष तौर पर सरकार को कोई निर्देश इन विभागों को देना चाहिए कि आपदा जैसे होता है कि आपत्ति काल में आप संवैधानिक रूप से आप देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अधिकार हैं उनमें केंद्र के सारे अधिकार दे दिए जाते हैं और राज्य सरकार के अधिकार कम हो जाते हैं। उस ढंग से आपदा को घोषित करके तत्काल में जैसे बारिश ज्यादा हो तो सारे विभाग को एक साथ कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के आपदा जैसी घोषणा करके और सभी को एक साथ काम करने को मजबूर करना चाहिए। तो ये सब उपाय किए जा सकते हैं सक्रियात्मक दृष्टिकोण के आधार पर। जमीनी स्तर पर संगठनों को शामिल करना चाहिए, जैसे स्थानीय लोगों को उसमें शामिल करके उसको ट्रेनिंग दे करके उसको उनसे सलाह लेकर के उनसे
जैसे पर्यावरणविद हैं उनसे सलाह लेकर के और विभिन्न प्रकार से जल भरावों को सही करना और उन इलाकों में जो सुधार है उसको लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। स्थानीय जल निकायों का जो पुनरुद्धार है ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कई शहरों में अभी तक नहीं हो पाया है। शहरी क्षेत्रों में जो पारंपरिक जल निकाय थे जिसपे मकान बन चुके हैं उनको खाली कराया जा सकता है और उनका जैसे कि सरकार अतिक्रमण वाले क्षेत्र में बुलडोजर चलाती है, तो ऐसे क्षेत्रों को जो मकान अतिक्रमण के माध्यम से बन गए हैं उनको सब ये करा करके खाली करा करके उसके तालाब वाली भूमि जो भी थी शहरी क्षेत्रों में, कई शहरों की यही समस्या है, उन पे फिर से तालाब निर्माण और इस टाइप की चीजें करनी चाहिए ताकि उसका फिर से पुनरुद्धार हो सके। ये सब करने किया जा सकता है। हरित अवसंरचना की बात है तो हरित छत, वर्षा उद्यान, बायोस्वेल्स, पारगमन फुटपाथ, शहरी हरित स्थानों को लागू करने के लिए वर्षा जल को अवशोषित करने वाली व्यवस्थाएं, सतही अफवाह को कम किया जा सकता है ये सब करके, और जल निकासी प्रणाली के दबाव को कम किया जा सकता है। जैसे फुटपाथ है तो वहाँ घास वाली चीजें ताकि पानी नीचे जा सके। पूरा का पूरा कंक्रीट डाल देने से वो पूरा का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। और प्रकृति आधारित समाधान की बात करें तो प्राकृतिक आर्द्रभूमि की जो क्षेत्र हैं वो उनको फिर से सही करना चाहिए और शहरी वन का निर्माण करना चाहिए, जल निकायों का पुनरुद्धार करना चाहिए और इस आधार पर जो समाधान है उसको लागू करने के लिए प्राकृतिक जल अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है और जल भराव को कम किया जा सकता है। तो ये सब चीजें आप अगर चाहें तो अपने तरफ से मेंस में जो भी चीजें हमने बताया वो लिखित रूप में इसलिए हमने नहीं बताया ताकि आप आंसर राइटिंग में अपने तरीके से ये सारी चीजों को आप समझ पाएं और अपने तरीके से लिख पाएं, क्योंकि लिख करके दे देने के बाद एक बना बनाया दृष्टिकोण बन जाता है। तो ये एक खाका दिया जाता है मेंस में, खास करके अपने तरीके से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो ये था बाढ़ से संबंधित, मैंने कोशिश की है कि उसके कारण प्रभाव और जो भी तरीके हो सकते हैं, सरकार के पाले हैं, राज्य सरकार के पाले हैं, ये सब चीजें आप सब एक ही वीडियो में कोशिश की गई है। तो ये था आज का शहरी बाढ़ को लेकर कारण, प्रभाव और उपाय। मिलते हैं फिर इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।